नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भाटी और आज मैं आप सब लोगों के बीच में इनकम टैक्स का जो डीम्ड इनकम मानी गई आय जो आपके चैप्टर है, ये आपके बीकॉम फाइनल के अंदर है, ये आपके JVVNL के अंदर है और यही चैप्टर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के आगामी जो होने वाली वैकेंसी के अंदर जो परीक्षा है उसके अंदर भी इसमें से सवाल पूछे जाएंगे। तो आज जो हमारे चैप्टर का नाम है डीम्ड इनकम, दैट मीन्स मानी गई आय। मानी गई आय, अब आय कौन सी आय को हम मानी गई आय या डीम्ड इनकम, ऐसी कौन सी इनकम है जिसको हम डीम्ड मान लेते हैं, हम एज्यूम करके हम टैक्स पेयर के इनकम के अंदर ऐड कर लेते हैं। अब वो इनकम कौन सी, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे जो इंडिया है, हमारी कंट्री का नाम क्या है, हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, हमारे देश का नाम भारत है, हमारी कंट्री का नाम इंडिया है। इंडिया के अंदर जो टैक्स सिस्टम है, हर साल टैक्स क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे आपके इनकम इंक्रीज होती है, क्या जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। इसलिए हमारे इस टैक्स सिस्टम को हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। कैसा टैक्स सिस्टम कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहता है। अब कर जाता ज़्यादा टैक्स चुकाने से बचने के लिए अक्सर क्या करता है, हमारे यहाँ पे देखो इंडिया के अंदर बड़े साने टाइप के लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? बड़े साने टाइप के लोग होते हैं कि अच्छा तुम मेरी इनकम पे टैक्स लगाएगा। ऐसा करता हूँ कि मैं इनकम तो अर्न मैं करूँगा और मैं अपने घर वालों को बांट दूंगा इनकम। अब लगा ले टैक्स, फिर मैं सबको ऐसे ऐसे लोगों को बांटूंगा जिनकी टैक्सेबल आय है ही नहीं, टैक्सेबल इनकम है ही नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनकम तो खुद अर्न करते हैं, अपने घर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदारों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सारे टाइप के लोग हैं, इन सारे टाइप के लोगों ने जो अपनी इनकम को इधर उधर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, उस डिस्ट्रीब्यूट की गई इनकम को भी अंडर सेक्शन 60 से 69D के अंदर ऐसा इनकम टैक्स में प्रोविजन किया गया है कि उनकी इनकम को भी टैक्स पेयर की इनकम में शामिल कर लिया जाता है। अब आपको भी सीखना होगा कि कैसे कैसे उनकी इनकम को टैक्स पेयर की इनकम में शामिल करते हैं, और ऐसी इनकम टैक्स पेयर की इनकम मानकर आप उसके अंदर वापस शामिल कर देते हो। उस इनकम को ही हम डीम्ड इनकम या मानी गई आय कहते हैं। जो अंडर सेक्शन 60 से 69D तक की जो इनकम होती है, जिसको टैक्स पेयर की इनकम मान लिया जाता है, डीम कर लिया जाता है, एज्यूम क्या कर लिया जाता है, उसे मानी गई आय या डीम्ड इनकम बोलते हैं। सबसे पहला आता क्लबिंग ऑफ इनकम, आय का मिलान। आय का मिलान किसको कहते हैं? धारा 60 से 65 तक, अंडर सेक्शन 60 से 65 तक जो हमारा टैक्स पेयर है, एक ऐसी इनकम जो वास्तव में वैधानिक रूप से टैक्स पेयर की नहीं है, स्टेटरी तरीके से अगर देखा जाए तो वैधानिक रूप से करदाता की नहीं होकर, ऐसी आय जो वैधानिक रूप से करदाता की नहीं है परंतु उसे करदाता की कर योग्य आय में सम्मिलित किया जाता है। एक ऐसी आय जो वास्तविक स्थिति में करदाता की नहीं है, टैक्स पेयर की नहीं है, बट एक्चुअल में उसको टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, उसे हम आय का मिलान या क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? आय का मिलान या क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। उसे हम आय का मिलान या क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। ऐसी आय जो करदाता की आय में, ऐसी आय जो करदाता की आय नहीं होने पर भी, एक ऐसी वैधानिक आय जो करदाता की आय नहीं होने पर भी उसे करदाता की आय में सम्मिलित किया जाता है। ऐसी कर योग्य आय को आय का मिलान या क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। और इनकम विच इज नॉट अ टैक्स पे स्टेटरी इनकम ऑफ टैक्स पेयर, और इनकम विच इज नॉट स्टेटरी इनकम ऑफ टैक्स पेयर बट it includes in
टैक्स पेयर्स इनकम, एक ऐसे इनकम जो वैधानिक रूप से करदाता की नहीं है परंतु उसे करदाता की आय में सम्मिलित किया जाता है, उसकी कर योग्य आय में सम्मिलित किया जाता है, उसे क्लबिंग ऑफ इनकम या आय का मिलान कहते हैं। और आय का मिलान जो होता है अंडर सेक्शन 62-65 में आता है। कौन से सेक्शन में आता है? अंडर सेक्शन 62-65 में आता है। अब मैं आपको एक एक सेक्शन वाइज टैक्स के प्रोविजन आपको डीम्ड इनकम के याद करवाता जाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। अंडर सेक्शन 60 हमने कहा 60-65 तो होता है क्लबिंग इनकम में, और डीम्ड इनकम के अगर हम देखें तो अंडर सेक्शन 60 से 69 डी तक आते हैं। ये दो टाइप के आपके जो प्रोविजंस हैं वो मैंने बताए। तो आपके पास आता अंडर सेक्शन 60 धारा 60, अंडर सेक्शन 60 धारा 60। धारा 60 क्या हमसे कहती है, जरा गौर से सुनिए। संपत्ति का ट्रांसफर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आय का हस्तांतरण, संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना आय का हस्तांतरण, एसेट्स ट्रांसफर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम का ट्रांसफर करते हैं। हमेशा याद रखना दो पक्षकार होते हैं, एक होता है जो अपनी एसेट्स को ट्रांसफर करता है उसे ट्रांसफरर बोलते हैं, हस्तांतरक बोलते हैं, और अ पर्सन हु ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी दैट इज नाउन एज ट्रांसफरर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी संपत्ति का हस्तांतरण किया है या अपनी इनकम का हस्तांतरण किया है उसे हस्तांतरक या ट्रांसफरर बोलते हैं। और एक पर्सन जिसको हस्तांतरित किया है उसे ट्रांसफरी बोलते हैं। पर्सन whom ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफरर, जिसको संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है उसे हस्तांतरित या आप ट्रांसफरी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आप अंडर सेक्शन 60 ये कहता है एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करके सिर्फ और सिर्फ इस एसेट्स से होने वाली जो इनकम है उस इनकम को आप ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसी दशा में इनकम टैक्स एक्ट 1961, कौन सा एक्ट बेटा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बोलता है कि ऐसी इनकम ट्रांसफरर की इनकम में लिखी जाएगी, क्योंकि उसने एसेट्स को तो ट्रांसफर किया ही नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ इनकम को ट्रांसफर किया है। आई बात समझ में? इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 60 ये बोलता है अगर कोई भी व्यक्ति, अगर एनी पर्सन अपनी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करके सिर्फ उसकी इनकम को ट्रांसफर करता है तो ऐसे इनकम को ट्रांसफरी की इनकम में टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं करके आप ट्रांसफरर की टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो उल्लू बनाने के लिए करता। वास्तविक जीवन में होता है क्या? वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के इरादे से कर रहा है। एग्जाम्पल देख लो, एक एक्स नाम का आदमी है, एक्स ने अपनी जो कार है उस कार से होने वाली जो 1 लाख रुपए की इनकम है वो 1 लाख रुपए की इनकम वाई नाम के आदमी को ट्रांसफर कर दी। एक्स है, एक्स ने 1 लाख रुपए की जो कार से इनकम अर्न की है उस इनकम को वाई को ट्रांसफर कर दिया। ध्यान रखना उसने कार की ऑनरशिप अपने पास रखी है। कार का ऑनर कौन है? कार का ऑनर एक्स है, बट उसने
1 लाख रुपए की इनकम वाई को ट्रांसफर कर दी है, 1 लाख रुपए की इनकम जो वाई को ट्रांसफर कर दी है, इस 1 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स एक्स पे करेगा, वाई नहीं करेगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 60 ये कहता है, अंडर सेक्शन 60 ये कहता है अगर कोई भी एसेट्स हस्तांतरक ट्रांसफर करता है, हस्तांतरित को उस एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करके सिर्फ और सिर्फ उस एसेट्स से होने वाली इनकम को ट्रांसफर करता है, तो ऐसे इनकम हस्तांतरक की आय में जोड़ी जाती है, हस्तांतरित की आय में नहीं जोड़ी जाती है। आई बात समझ में? ट्रांसफरर की इनकम में ऐड करेंगे, ट्रांसफरी की इनकम में ऐड नहीं करेंगे। अंडर सेक्शन 60 हुआ कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अंडर सेक्शन 61, अंडर सेक्शन 61 आता है संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण। कैसा? संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण। संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण का मीनिंग होता है, अंडर सेक्शन 61 में आता है संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण। अब देखो, खंडनीय का इंग्लिश में बोलते हैं रिवोकेबल, रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर का मीनिंग होता है अंडर सेक्शन 61 के बाद में 63। देखो, एसेट्स का जो ट्रांसफर होता है वो 2 टाइप से होता है। जो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होती है, ये एसेट्स का ट्रांसफर 2 टाइप से होता है। एक तो होता है रिवोकेबल, एक होता है इररिवोकेबल। एक का अर्थ होता है खंडनीय हस्तांतरण, एक का होता है अखंडनीय हस्तांतरण। अखंडनीय हस्तांतरण आता है अंडर सेक्शन 62 में, और अंडर सेक्शन 63 में आता है इसका मीनिंग। खंडनीय हस्तांतरण का अर्थ, खंडनीय अंडर सेक्शन 61 और 62 और 63 तीनों ध्यान रखना। संपत्ति का जो ट्रांसफर होता है 2 टाइप से होता है, एक तो होता है खंडनीय, एक होता है अखंडनीय। जो रिवोकेबल, एक होता है इररिवोकेबल। जो रिवोकेबल ट्रांसफर होता है वो होता है अंडर सेक्शन 63 में, इसका मीनिंग आता है। और इररिवोकेबल ट्रांसफर के बारे में अंडर सेक्शन 62 बोलता है, अंडर सेक्शन 61 बोलता है अगर आपने रिवोकेबल एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया है तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। रिवोकेबल एसेट्स का मीनिंग होता है, रिवोकेबल ट्रांसफर का मीनिंग होता है, रिवोकेबल एसेट्स नहीं होता, सॉरी, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होता है, संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण होता है। तो अंडर सेक्शन 63 कहता है किसी एसेट्स और उससे होने वाली इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, क्या कोई एसेट्स और उससे होने, कोई किसी एसेट्स का अगर हम ट्रांसफर करते हैं, किसी संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं, तो उससे होने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय तथा उस एसेट्स की स्वामित्व, जिसको हम कहते हैं ऑनरशिप, कुछ समय पश्चात वापस हस्तांतरक को मिल जाती है, उसे संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण कहते हैं। अगर किसी संपत्ति का हस्तांतरण करने पर कुछ समय पश्चात पुनः उसके हस्तांतरक को उस संपत्ति का स्वामित्व, उस संपत्ति से आय प्राप्त करने का अधिकार पुनः मिल जाता है, उसे संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण कहते हैं। और खंडनीय हस्तांतरण की दशा में अंडर सेक्शन 61, कैसा वन? अंडर सेक्शन 61 ये कहता है, अंडर सेक्शन 61 कहता है ऐसा अगर ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफरर की इनकम में ऐड की जाएगी। संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण करने की दशा में, रिवोकेबल ट्रांसफर करने की दशा में अंडर सेक्शन 61 ये कहता है ट्रांसफरर की इनकम में ऐसी
ऐसी एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफरर की इनकम में हस्तांतरक की आय में जोड़ी जाएगी। और अंडर सेक्शन 62 ये कहता है अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर किया जाता है, संपत्ति का अखंडनीय हस्तांतरण किया जाता है, तो उससे होने वाली इनकम ट्रांसफरी की इनकम में जोड़ी जाएगी, हस्तांतरित की आय में जोड़ी जाएगी, हस्तांतरित की आय में जोड़ी जाएगी, ट्रांसफरी की इनकम में जोड़ी जाएगी। अंडर सेक्शन 63 हुआ कंप्लीट। 61, 62, 63 ये तीनों सेक्शन में एक बार वापस समझा देता हूँ। खंडनीय हस्तांतरण, अगर किसी भी संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण किया जाता है, रिवोकेबल ट्रांसफर किया जाता है, दैट टाइम उस एसेट से होने वाली इनकम को ट्रांसफरर की इनकम में करदाता की आय में जोड़ा जाएगा, हस्तांतरक की आय में जोड़ा जाएगा। अगर अंडर सेक्शन 62 और 63, अंडर सेक्शन 62 यह कहता है अगर संपत्ति का अखंडनीय हस्तांतरण होता है, इररिवोकेबल ट्रांसफर होता है, इफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इज इररिवोकेबल, दैट टाइम उस इररिवोकेबल एसेट्स के ट्रांसफर के पश्चात उस एसेट से होने वाली इनकम को हस्तांतरित की आय में जोड़ा जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या यही होती है, ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवोकेबल, एक होता है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल तो आ गया अंडर सेक्शन 62 में, और रिवोकेबल के बारे में आ गया अंडर सेक्शन 61 में ट्रांसफर। बस इसका मीनिंग अंडर सेक्शन 63 बोलता है, रिवोकेबल ट्रांसफर का अर्थ बोलता है संपत्ति का स्वामित्व अथवा संपत्ति से आय प्राप्त करने का अधिकार कुछ समय के पश्चात पुनः हस्तांतरक को अर्थात ट्रांसफरर को मिल जाता है, उसे रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स या संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण या रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स कहा जाता है। आई बात समझ में? थोड़ी थोड़ी आई। अब देखो एक बार आप देख लेना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से बताने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बार देख लेना, जिंदगी में कभी भी कहीं पे भी नहीं अटकोगे। अंडर सेक्शन 64 कैसा 4? अंडर सेक्शन 64 कहता है इनकम ऑफ स्पाउस, जीवन साथी की आय। स्पाउस का मीनिंग होता है जीवन साथी। कैसा साथी? जीवन साथी। इनकम ऑफ स्पाउस का मीनिंग होता है जीवन साथी। अब एक मेल के लिए जीवन साथी कौन होती है? एक पुरुष के लिए जीवन साथी होती है उसकी पत्नी, वाइफ, और एक फीमेल के लिए जीवन साथी का अर्थ होता है उसका हस्बैंड, उसका पति, उसका हस्बैंड। ये एक दूसरे के लिए जीवन साथी हो सकते हैं। और अंडर सेक्शन 64 कैसा 64 ये कहता है कि जीवन साथी की जो इनकम होती है वो किस दशा में कब से किसकी आय में जोड़ा जाएगा और किसकी आय में नहीं जोड़ा जाएगा, किस दशा में उसे किसकी आय में जोड़ा जाएगा और किसकी आय में नहीं जोड़ा जाएगा। अंडर सेक्शन 64 1 2 64 1 2 अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ये कहते हैं एक ऐसी संस्था पति की सार्वजनिक हित वाली कंपनी में, पति की सार्वजनिक हित वाली कंपनी से पत्नी को अगर कोई इनकम, कोई आय और कोई वेतन, कमीशन, बोनस आदि प्राप्त होते हैं, पति की सार्वजनिक हित वाली संस्था से अगर पत्नी को जीवन साथी की सार्वजनिक हित वाली संस्था से अन्य जीवन साथी को कोई आय, कोई वेतन, कोई बोनस, कोई कमीशन प्राप्त होता है, कोई वेतन, कोई आय, कोई कमीशन, कोई इनकम अगर रिसीव होती है, तो उस दशा में जिस जीवन साथी का पति जिस
जीवन साथी का उस संस्था में सार्वजनिक हित है या पति का अगर उस संस्था में सार्वजनिक हित है तो उसे पति की आय में जोड़ा जाएगा, उसे पति की आय में जोड़ा जाएगा। कंपनी की दशा में सार्वजनिक हित का मीनिंग होता है वोटिंग राइट, सार्वजनिक हित का मीनिंग होता है वोटिंग राइट। कंपनी की दशा में कम से कम उस संस्था में 20%, कितना, कंपनी की दशा में कम से कम 20% वोटिंग राइट जीवन पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के पक्ष में होना चाहिए। अब आता है कि पति की सार्वजनिक हित वाली संस्था से अगर पत्नी को कोई इनकम, कोई बोनस, कोई कमीशन, कोई वेतन प्राप्त होता है तो उस दशा में पति की आय में पत्नी को प्राप्त होने वाली ऐसी इनकम को जोड़ा जाएगा। अंडर सेक्शन 64(1) और 2 के अंदर ये बात आती है। तो 1-2 के अंदर जो ये बात आती है, कंपनी की दशा में सार्वजनिक हित का मीनिंग होता 20% वोटिंग राइट, उस संस्था में 20% सार्वजनिक हित होना जरूरी है कंपनी की दशा में। एग्जाम्पल ले लो, XYZ, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इस फर्म के अंदर X का सार्वजनिक हित है। कैसा हित है? X का सार्वजनिक हित है, X के पास वोटिंग पावर है और जो इसकी पत्नी है श्रीमती X, मिसेस X, जो इसकी बीवी है उस बीवी का नाम क्या है? मिसेस X, श्रीमती X या मिसेस X। जो इसकी वाइफ है मिसेस X, जो इसकी पत्नी है उस पत्नी को इनकम के आपको क्या मिल रहा है? 50,000 रुपये की सैलरी और 2,000 रुपये का कमीशन, मतलब 52,000 रुपये मिल रहे हैं और X की इनकम है 1 लाख। तो पत्नी की इनकम को मिस्टर X की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो पत्नी की इनकम को मिस्टर X की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। उसका मूल कारण है कि उसके पति का क्या है? उस संस्था में सार्वजनिक हित है और सार्वजनिक हित के कारण अगर पति के सार्वजनिक हित वाली संस्था से पत्नी को कोई आय, कोई इनकम, कोई कमीशन, कोई सैलरी मिलता है तो उस दशा में यहाँ पे पति की जगह आप जीवन साथी भी लिख सकते हो। तो जीवन साथी के सार्वजनिक हित वाली संस्था में अन्य जीवन साथी को कोई वेतन, कोई बोनस, कोई कमीशन मिलता है तो जिस जीवन साथी का उस संस्था में सार्वजनिक हित है उसकी इनकम में इस इनकम को ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 1,52,000 X की टैक्सेबल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी और उसके बाद में आगे जाके छूट मिलेगी जो मिलना है। अब अंडर सेक्शन 64(1) और 2, अब आप कहोगे सर 64(1) आपने बता दिया, 2 आपने बता दिया, आपने कहा सर 3 बता दो। मैंने कहा 3 तो होता है छुट्टी पे, 3 होता है छुट्टी पे और सेकंड को कट करो और सीधा आ जाओ अंडर सेक्शन 64(1)(4) के अंदर। 64(1)(4) के अंदर देखो 1, 2 तो आ गया और 3 हमने कह दिया छुट्टी पे है तो सीधा आ जाएगा आपके पास 4 क्या कहता है? एक ही संस्था में दोनों सदस्य हैं तो जिसकी कुल आय अधिक होगी उसकी आय में जीवन साथी की इनकम ऐड होगी। अगर पति और पत्नी अगर दोनों जीवन साथी एक ही संस्था के अंदर, ध्यान रखना, गौर से सुनना, पति और पत्नी दोनों एक ही संस्था के अंदर सदस्य है, दोनों एक ही संस्था में सदस्य है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर है तो उन दोनों में से जिसकी टोटल इनकम बड़ी होगी उसमें दूसरे की इनकम को इंक्लूड कर लिया जाएगा। ध्यान से समझो, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से समझना है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, क्लबिंग ऑफ इनकम तो मैंने आपको करवा दिया है,
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने कहा कि ABCD फर्म में पार्टनर्स है। क्या है? ABCD फर्म में पार्टनर्स है। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, डी पार्टनर है। अब ध्यान से सुनना, ए वाइफ है बी की। ए किसकी वाइफ है? ध्यान से सुनना, ए वाइफ है बी की, ए पत्नी है बी की। तो इसका मीनिंग बी हस्बैंड है और ए वाइफ है। ए को होने वाली जो इनकम है सैलरी का है 20,000, कमीशन का है 30,000 और प्रॉफिट है 2 लाख। तो इसकी टोटल इनकम है 2,50,000। अब बी की जो टोटल इनकम है, बी को सैलरी वो के वो मिली 20,000 और बी को सीधा प्रॉफिट मिल गया 2 लाख। आपने कहा कमीशन, कमीशन नहीं मिला। इसकी इनकम कितनी? 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000। अब ए और बी अंडर सेक्शन 64(1)(4) क्या कहता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही संस्था में, ये ABCD जो पार्टनरशिप फर्म है, इस फर्म के अंदर ए बी दोनों के दोनों क्या है? पार्टनर है। एक ही संस्था में पार्टनर है या एक ही संस्था में मेंबर है, तो उस दशा में पति और पत्नी दोनों की इनकम में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, यहाँ पे इसकी जो पत्नी है, ए वाइफ है बी की, तो ए की इनकम ज़्यादा है बी से, तो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम में उस दूसरे जीवन साथी की इनकम को जोड़ा जाएगा। दूसरे जीवन साथी की इनकम कितनी है? 2,20,000, 2,20,000 यहाँ पे ऐड किया जाएगा। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। तो हम आगे चले। अंडर सेक्शन 64(1)(4) तक हमने कर लिया था। देख लेना, सबसे पहले अंडर सेक्शन 64(1) और 2 हमने कर लिया। फिर मैंने कहा 3 को आप डाल दो छुट्टी के ऊपर, और फिर यहाँ पे सेकंड आ गया तो सेकंड भी क्रॉस हो गया। फिर हमने 4 कर लिया। 4 कर लेने के बाद ना 4 भी छुट्टी पे चला गया। 5th आज आया ही नहीं है और सीधा आ जाएगा अंडर सेक्शन 64(1)(6). 64(1)(6) पुत्र वधू को, पुत्र वधू का मीनिंग होता है आपके बेटे की पत्नी को 1973 के बाद प्रॉपर्टी का ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन करने पर, ये देखो ससुर, सास और ससुर, जिसने किया कभी कसूर उसी को कहते हैं ससुर। तो ससुर किसको बोलते हैं? जिसने किया कभी कसूर उसी को बोलते हैं ससुर। तो यहाँ पे क्या है? अंडर सेक्शन 64(1)(6) के अंदर ये बोला जाता है कि कोई भी ससुर अपनी पुत्र वधू को, कोई भी जो ससुर होता है, फादर इन लॉ, वो अपनी पुत्र वधू को 1973 के बाद, किसके बाद? आफ्टर 1973, कोई भी ससुर अपनी पुत्र वधू को आफ्टर 1973 विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के, विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के, अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स ट्रांसफर करता है, किसको? अपनी ये पुत्र वधू को, अपनी डॉटर इन लॉ को। किसको? डॉटर इन लॉ
कोई भी ससुर फादर इन लॉ विदाउट कंसिडरेशन आफ्टर 1973 कोई भी संपत्ति अपनी पुत्र वधू को हस्तांतरित करता है बिना प्रतिफल के, विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको हम किसकी इनकम में ऐड करेंगे? उसको ट्रांसफ़र करने वाले की इनकम में ऐड किया जाता है, ट्रांसफरर की इनकम में ऐड किया जाता है। यहाँ पे ससुर जिसने किया कभी कसूर, उसकी इनकम में ऐड करेंगे, उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे। जिस ससुर ने ये किया है कसूर, उसी ससुर की इनकम में ऐड किया जाएगा, उसी ससुर की आय में ऐड किया जाएगा। अगर कोई ससुर अपनी पुत्र वधू को, अपने बेटे की पत्नी को बिना प्रतिफल के कोई भी संपत्ति हस्तांतरित करता है, तो जो ससुर ऐसा कसूर कर रहा है उस ससुर की आय में, उस ससुर की इनकम में, उस ससुर की टैक्सेबल इनकम में उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को ऐड किया जाएगा। आई बात समझ में? पुत्र वधू के कोई भी हस्तांतरित नहीं करेंगे, इसलिए तो ये हंस रही है और इसीलिए तो ये टूं 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 कर रहा है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आगे चलते हैं। अगर आगे हम चलेंगे तो अगला जो सेक्शन हमें देखने को मिलता है, ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये एक फादर इन लॉ है। क्या है? फादर इन लॉ है। बी इसकी डॉटर इन लॉ है। सबसे पहली बात तो इसका फादर इन लॉ होना जरूरी है, इसका डॉटर इन लॉ होना जरूरी है। इसने बिना प्रतिफल, इसने विदाउट कंसिडरेशन क्या किया? एक एसेट्स, एक कार ट्रांसफ़र कर दी। अब इस कार्ड से इनकम हुई 1 लाख की। ये इनकम अब किस में जुड़नी चाहिए? आप कहोगे इसमें जुड़नी चाहिए, मैं कहूँगा नहीं जुड़ेगी, क्योंकि अंडर सेक्शन 64(1) और आपके पास 6 ये कहता है कि जो ट्रांसफ़र करेगा ऐसे इनकम उस ट्रांसफरर की इनकम में जोड़ी जाती है, ट्रांसफर की इनकम में नहीं जोड़ी जाती। हस्तांतरक की आय में जोड़ा जाता है, हस्तांतरित की आय में नहीं जोड़ा जाता है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ जाती है तो अंडर सेक्शन 64(1) 5 के बाद में देखो 5 तो आपकी छुट्टी पे था, 6 आ गया, 6 के बाद में 7 और 8, अंडर सेक्शन 7, अंडर सेक्शन 8। 64(1) का 1 तो है ही है, अंडर सेक्शन 7 और अंडर सेक्शन 8। अंडर सेक्शन 7 ये कहता है जीवन साथी के लाभार्थ AOPO BOI को संपत्ति का ट्रांसफर। अब देखो 64(1)(7) ये कहता है कि जीवन साथी का मीनिंग होता है स्पाउस। जिस जीवन साथी को अगर किसी जीवन साथी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसको? जीवन साथी को लाभ पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए उसके जीवन साथी को लाभ पहुंचाने के लिए अगर कोई एसेट्स या कोई एसेट्स बिना प्रतिफल के ट्रांसफ़र की जाती है किसी व्यक्तियों के संघ को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को या किसी ट्रस्ट को, ट्रस्ट को नहीं होता है, व्यक्तियों के संघ या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र की जाती है। और उसके ट्रांसफ़र करने से अगर जीवन साथी को जो लाभ पहुंचेगा, जितना लाभ जीवन साथी को पहुंचेगा उतनी इनकम ट्रांसफरर के हिस्से में ऐड की जाएगी, ट्रांसफरर की टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे, उतनी इनकम ट्रांसफरर की टैक्सेबल इनकम में ऐड कर लेंगे। ये सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात है जिसको मोस्ट ऑफ लोगों को आज तक समझ में नहीं आया, जिन लोगों ने पढ़ी है। तो अब मैं बता देता हूँ कैसे होता है। ए की पत्नी है बी, ए की पत्नी है बी। ये कौन है? ए की स्पाउस है,
बी इज द स्पाउस ऑफ ए ने जीवन साथी का हित वाली जो AOPBOI है, एक AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को 1,00,000 रुपए की एक कार ट्रांसफ़र कर दी। क्या ट्रांसफ़र की? कार ट्रांसफ़र की। इस कार से इनकम हुई थी 1,00,000 रुपए, और इससे बी के जीवन साथी कौन है? ये ट्रांसफ़र की, इससे इनकम हुई इसको, इसमें से बी जीवन साथी किसका? ए का है। तो इस जीवन साथी को इससे 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इससे जीवन साथी को कितना लाभ हो रहा है? 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जीवन साथी के लाभ के लिए फॉर प्रॉफिट ऑफ स्पाउस और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू AOP/BOI फॉर प्रॉफिट ऑफ स्पाउस, एक स्पाउस के या जीवन साथी के लाभ के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है और उससे जीवन AOP/BOI को हस्तांतरित की जाती है और उससे अगर जीवन साथी को कोई लाभ होता है तो ऐसे लाभ की रकम को हस्तांतरक की आय में ऐड किया जाता है। यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है? ए की इनकम, ए की जो टैक्सेबल इनकम है, इस टैक्सेबल इनकम में आप 40,000 रुपये जो बी को लाभ हुआ है ये भी ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? जीवन साथी को अगर आप कोई प्रॉपर्टी हस्तांतरित करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, ऐसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने से जीवन साथी के हित वाली ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से अगर जीवन साथी को कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट की रकम को ट्रांसफरर की टैक्सेबल इनकम में ऐड किया जाता है। ट्रांसफरर की इनकम के अंदर ऐड किया जाता है, ट्रांसफरी की टैक्सेबल इनकम ऐड नहीं करते हैं। अंडर सेक्शन 64(1)(7) के अंदर ये आता है। अंडर सेक्शन 64(1)(8) के अंदर भी इसी टाइप की बात है, लेकिन यहाँ पे डॉटर इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ससुर जब करेगा कसूर तब ससुर को भरना पड़ेगा टैक्स। ससुर नहीं बच सकता है। जब पति करेगा कसूर तब भी भरेगा, जब ससुर करेगा कसूर तब भी वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। आफ्टर 1973 पुत्र वधु के हित के लिए ट्रांसफर AOP/BOI को संपत्ति को ट्रांसफर से आए। अंडर सेक्शन 64(1)(8) अगर ससुर कौन भाई? फादर इन लॉ, ससुर जिसने किया था ये कसूर, अगर पुत्र वधु की हित के लिए डॉटर इन लॉ, ससुर अगर ये पुत्र वधु है, इस पुत्र वधु की हित के लिए कोई एसेट्स कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, अगर ससुर पुत्र वधु के हित के लिए कोई एसेट्स कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और उस एसेट से कोई इनकम होती है, तो मैंने कहा जो ससुर जिसने किया है कसूर वो टैक्स भरेगा। तो उस इनकम से AOP/BOI को सॉरी अंडर सेक्शन 64(1)(8) है। एक मिनट रुको, अंडर सेक्शन 64(1)(8) है, तो अंडर सेक्शन 64(1)(8) के अंदर अगर फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ के हित वाली, यहाँ पे लिख दो AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्तियों के समूह को अगर कोई एसेट्स ट्रांसफ़र करता है तो उस एसेट से होने वाले इनकम से अगर पुत्र वधु को कोई लाभ होता है तो उस लाभ को जिस ससुर ने किया था कसूर, उस ससुर की इनकम में ऐड किया जाएगा, ट्रांसफरर की इनकम में ऐड किया जाएगा। जैसा पहला पुराना एग्जाम्पल था ठीक वैसे कि वैसे ये एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे जीवन साथी होगा तो पति भरेगा और ससुर होगा तो उसने किया कसूर, इसलिए
ससुर भरेगा। अब आता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अवयस्क बच्चे की आय। तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अवयस्क बच्चे की आय। देखो माइनर का मीनिंग होता है और चाइल्ड हुज एज इज बिलो 18 ईयर, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्रॉपर्टी नहीं, जिसकी एज क्या हो, जिसकी एज बिलो 18 हो, जो 18 वर्ष की आयु से कम हो, उसे माइनर कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है? 18 वर्ष से कम होता है उसे माइनर कहते हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग ऐसा बच्चा जिसकी प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ यार्ड के पास है, उसकी एज 21 क्लियर नहीं होने तक वो माइनर काउंट होता है। और माइनर बच्चे की इनकम की दशा में यहाँ पे हमें पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1972 के अंदर, नहीं 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर देखना है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अवयस्क बच्चे की आय। तो अवयस्क बच्चा है तो बच्चा कैसा है? बच्चा अगर माइनर है तो माइनर होने के टाइम में सबसे पहले देखो फादर एंड मदर, माता और पिता, फादर एंड मदर, माता और पिता, इन दोनों में से जिसकी इनकम अधिक है, जिसकी इनकम अधिक है, हुज इनकम इज मोर, जिसकी इनकम अधिक है, जिसकी आय ज़्यादा है, जिसकी इनकम अधिक है, जिसकी आय ज़्यादा है, उसकी आय में माइनर बच्चे की आय जोड़ दी जाती है। माइनर बच्चा है अवयस्क बच्चा, अवयस्क बच्चे की दशा में माता और पिता, इन दोनों में से जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, हुज इनकम इज मोर, उसकी इनकम में इसकी इनकम को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फादर और मदर, जब ये कब होगा? जब फादर और मदर दोनों साथ में रहे कि मैं हूँ साथ तेरे, तो मैं हूँ साथ तेरे, तो ये साथ कब होगा? मैं हूँ साथ तेरे, तो साथ कब होगा? जब फादर और मदर साथ में रहे और फादर और मदर के बीच में हो गया तलाक, तलाक, तलाक। मतलब फादर और मदर अगर साथ में नहीं रहते हैं, साथ में नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, तलाक 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 बोल रखा है, तो उस दशा में जिसके साथ बच्चा रहता है, कि जिसके साथ ये अवयस्क बच्चा रहता है, जो इस बच्चे का भरण पोषण करता है, मतलब जो इस बच्चे के सारे खर्चे उठाता है, कि मेरे खर्चे भी उठाने पड़ेंगे, और जो इस बच्चे के खर्चे उठाता है उसी की इनकम में इस बच्चे की इनकम को जोड़ा जाएगा, उसी की इनकम इस बच्चे की इनकम को जोड़ा जाएगा। पर इसके कुछ अपवाद है। अब जब जोड़ रहे हो आप इनकम, तो इनकम जोड़ते वक्त 1500 रुपये की एग्जम्पशन मिलेगी, 1500 रुपये की कर मुक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? कर से मुक्ति मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। कितने रुपए तक की एग्जम्पशन मिलती है भाई? 1500 रुपये तक की एग्जम्पशन मिलती है। कितने रुपए तक की मिलती है? 1500 रुपये तक की एग्जम्पशन मिलती है, कर मुक्ति मिलती है 1500 रुपये तक की। आई बात समझ में? 1500 रुपये तक की कर मुक्ति मिलेगी, 1500 रुपये तक की एग्जम्पशन मिलेगी। अब अवयस्क की दशा में कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद का मीनिंग होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं? ध्यान रखो, ये होते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन ये होता है, अगर माइनर चाइल्ड ने अपने फिजिकल देखो शारीरिक श्रम करके आय कमाई हो, अगर माइनर चाइल्ड ने अगर फिजिकल वर्क करके इनकम कमाई है, मजदूरी पे गया, मजदूरी करके अगर इनकम कमाता है, तो ऐसी इनकम को माइनर चाइल्ड की इनकम को माइनर के अंदर ही रखेंगे। उसे फादर एंड मदर
इनकी इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। कब? वो फिजिकल वर्क करके, फिजिकल लेबरस वर्क करके इनकम कमाता है। शारीरिक श्रम करके अगर कोई माइनर चाइल्ड इनकम कमाता है तो उसकी आय को माता और पिता की आय में जोड़ा नहीं जाता, माता और पिता की आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आय अगर आर्ट एंड इंटेलिजेंस से होती है, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम, अगर अवयस्क बच्चे की आय उसकी कला और उसके चातुर्य के कारण होती है, इंटेलिजेंस, अगर अवयस्क बच्चे की आय उसकी कला और उसकी चातुर्य के कारण होती है, तो ऐसी आय, कला और चातुर्य के कारण अगर कोई अवयस्क बच्चा अगर इनकम अर्न करता है तो ऐसी इनकम को फादर एंड मदर, माता और पिता की इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुन लेना, ऐड नहीं किया जाएगा। अंडर सेक्शन 64(1)(a), अंडर सेक्शन 64(1)(a ये कहता है अगर विकलांग मंद बुद्धि से पीड़ित बालक है और उसकी इनकम होती है, बच्चा कैसा है? विकलांग है, विकलांग है, मंद बुद्धि है, अपन कहते हैं मंद बुद्धि, मंद बुद्धि का मीनिंग होता है डम्ब। अगर कोई बालक दम्ब है, अगर विकलांग है, बच्चा विकलांग है, मंद बुद्धि से पीड़ित है, तो ऐसे बच्चे की अगर कोई इनकम होती है तो उस इनकम को अंडर सेक्शन 64(1)(a) के अंदर एग्जम्प्ट इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। माता और पिता की इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। अंडर सेक्शन 64(1)(a) के अंदर उसे एक्सेप्शनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एग्जम्प्ट नहीं होता, सॉरी, एग्जम्प्ट तो 1500 तक रुपए तक होती है, 1500-1500 रुपीज जो होते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं। कर मुक्ति 1500 रुपीज की होती है। पर एक्सेप्शनल इनकम के अंदर, ये एक्सेप्शनल इनकम है जो फादर एंड मदर की इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, उसको अवयस्क बच्चे की अलग से इनकम के अंदर दिखाया जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार में मैं आपको सारी की सारी बातें वापस बता देता हूँ फटाफट में। सीधी सी बात होती है, हमारे पास जो सबसे पहले जो बात आती है वो इतनी सी होती है कि क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम का मीनिंग होता है और इनकम विच इज़ नॉट स्टेटरी इनकम ऑफ टैक्स पेयर, एक ऐसे इनकम जो टैक्स पेयर की स्टेटरी इनकम नहीं है, बट इट इंक्लूड्स इन द टैक्स पेयर्स इनकम, परंतु उसको टैक्स पेयर की इनकम में सम्मिलित कर लिया जाता है, उसे क्लबिंग ऑफ इनकम कहता है। अंडर सेक्शन 60 के अंदर किस में कहा जाता है? धारा 60 के अंदर उसे क्लबिंग ऑफ इनकम बोल दिया जाता है। आई बात समझ में? यह अंडर सेक्शन 60 के अंदर आपके क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में हमने देखा। अंडर सेक्शन 60 के अंदर किसको बोला जाता है? अंडर सेक्शन 60 के अंदर हमने बोल दिया क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मीनिंग होता है एक ऐसी इनकम जो टैक्स पेयर की इनकम नहीं होती है परंतु टैक्स पेयर की इनकम के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, उसे क्लबिंग ऑफ इनकम बोल दिया जाता है। क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर 62, 65 सारे के सारे सेक्शन को इंक्लूड करते हैं। अब एक एक सेक्शन 60 के अंदर आप क्या करते हो? ये जो एसेट्स है, एसेट्स तो ट्रांसफर नहीं करते हो, बस इनकम को ट्रांसफर कर लेते हो। एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करके सिर्फ इनकम को ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसे इनकम को ट्रांसफरर की इनकम में सम्मिलित किया जाता है, ट्रांसफर की इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो ऐसी इनकम को हम किस में इंक्लूड करेंगे? ट्रांसफरर की इनकम में इंक्लूड करते हैं। अंडर सेक्शन 61 रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन, इसमें रिवोकेबल ट्रांसफर भी है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स करते हैं तो ऐसी इनकम होती है तो ट्रांसफरर की इनकम में इंक्लूड होगी, ट्रांसफर की इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। अंडर सेक्शन 62 इररिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, इररिवोकेबल
ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आपके किसके अंदर आती है, आपके इरिवोकेबल अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होती है उससे होने वाले अगर कोई इनकम होती है तो वो ट्रांसफरी की इनकम में इंक्लूड होगी, ट्रांसफरर की इनकम में इंक्लूड नहीं होती। अंडर सेक्शन 61 में आता है एक वर्ड रिवोकेबल ऑफ एसेट्स। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ सिंपल सी एक बात होती है कि ऑनरशिप पूर्ण रूप से हस्तांतरित को हस्तांतरित नहीं की जाती, कुछ समय के पश्चात उसका ऑनरशिप पुनः हस्तांतरण के द्वारा ले लिया जाएगा, उसकी ऑनरशिप पुनः हस्तांतरक के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी। अंडर सेक्शन 64 स्पाउस का मीनिंग होता है जीवन साथी। देखो मेल के लिए तो होगा उसकी वाइफ और फीमेल के लिए होगा उसका हस्बैंड, ये होते हैं आपके क्या जीवन साथी। अंडर सेक्शन 64(1)(2) के अंतर्गत अगर पति की सार्वजनिक हित वाली संस्था से अगर पत्नी को कोई आय कोई सैलरी मिलती है तो उस दशा के अंदर पति की इनकम में ऐड किया जाएगा, मतलब उस जीवन साथी की इनकम में ऐड किया जाएगा जिसका सार्वजनिक हित उस संस्था में है। कंपनी की दशा में आपके पास वोटिंग राइट होना चाहिए 20%, उसी को सार्वजनिक हित बोला जाता है। अंडर सेक्शन 64(1)(2) के बाद आता है 64(1) सब सेक्शन 4 का मीनिंग होता है अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पति और पत्नी, देखो हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों मेंबर है, कौन है, हस्बैंड और वाइफ बोथ आर मेंबर इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन, हस्बैंड और वाइफ बोथ आर मेंबर इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन। दैट टाइम उस टाइम हम क्या करते हैं whose income is great, जिसकी इनकम बड़ी होगी उसकी इनकम के अंदर दूसरे की इनकम को ऐड कर लिया जाता है। जिसकी आय ज़्यादा होगी दूसरे की आय को, दूसरे जीवन साथी की आय जिस जीवन साथी की आय कम है, जिस स्पाउस की इनकम कम है उसके दूसरे वाले की इनकम में ऐड कर लिया जाएगा। फिर 6 के सीधा आ जाता है 64(1)(6) के अंदर आ जाता है। मैंने कहा था कि अगर देखो सास और ससुर फादर इन लॉ FIL फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ, सास या ससुर जिस देखो 1973 के बाद पहली बात होती है आफ्टर 1973 और एक होता है विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एसेट्स ट्रांसफ़र करता है तो सास या ससुर जिसने भी किया था कसूर उसकी इनकम में ऐड करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि उसका क्या होना जरूरी है, ससुर होना जरूरी है। फिर आपके पास आ जाता है 6 के बाद में आ जाता है 64(1), एक तो हो जाता है आपके पास देखो 7 और एक हो जाता है 8। मैंने कहा सास या ससुर जिसने क्या कसूर, देखो सबसे पहले तो कौन करता है कसूर, पति। अगर कोई पति का मीनिंग होता है अगर कोई अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन साथी के हित के लिए किसी AOP और BOI को अगर कोई संपत्ति ट्रांसफ़र की जाती है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, कोई एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस एसेट से अब ध्यान रखना उस एसेट से होने वाली इनकम उस एसेट से जो होने वाली इनकम है उस इनकम का उसके जीवन साथी को कोई प्रॉफिट होता है, उस एसेट से होने वाली इनकम में उसके जीवन साथी को कोई प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफरर की इनकम में ऐड कर लिया जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है 1973 के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है आफ्टर 1973 कोई एसेट्स अपनी पुत्र वधू के अपनी डॉटर इन लॉ जिस AOP जिस BOI की ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है उसके हित में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है, उस इनकम के कारण कोई इनकम होती है और उस इनकम का
कोई भी प्रॉफिट शेयर अगर उसकी डॉटर इन लॉ को मिलेगा, दैट मीन्स उस प्रॉफिट के शेयर को उसके फादर इन लॉ की इनकम में ऐड किया जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम देखें माइनर के अंदर, तो देखो माइनर के अंदर आपको सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है, बच्चा किसके पास है। सीधे से सीना ठोक के बोलो बच्चा किसके पास है। भाई बच्चा तेरे पास है तो ठीक है, माता और पिता दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों का संबंध विच्छेद हो रखा है, तो बच्चा जिसके पास है उसकी इनकम में ऐड कर दो। बच्चा जिसके पास है उसकी इनकम में ऐड कर दो जो बच्चे के भरण पोषण के खर्चे उठा रहा है। और दूसरी बात, अगर माता और पिता दोनों साथ में रहते हैं तो जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी इनकम में उस माइनर बच्चे की इनकम को ऐड कर दो, और उसमें एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी, टैक्स से एग्जम्प्ट कर मुक्ति मिलेगी 1500 रुपये तक। कितने रुपए तक एग्जम्प्ट मिलेगा, 1500 रुपये तक एग्जम्प्ट। बाकी की सारी इनकम टैक्सेबल है। लेकिन इसके अंदर अपवाद है, अगर बच्चा खुद शारीरिक श्रम करके पैसा कमाता है तो उसे माता और पिता की इनकम में ऐड करने की जरूरत नहीं है। बच्चे ने अपनी आर्ट, अपनी कला, अपने चातुर्य के कारण अगर पैसा कमाया है तो वो माता पिता की इनकम में ऐड करने की जरूरत नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं टीवी शोज के ऊपर, कोई गाना गाता है, कोई डांस करते हैं, जो गाने गाने वाले बच्चे हैं, जो डांस करने वाले बच्चे हैं, जो भी उनको जीतने पर पैसा मिलेगा वो पैसा उसके माता और पिता, उसके फादर और मदर की इनकम में ऐड नहीं होगा। ड्यू टू उसने अपनी आर्ट, अपनी इंटेलिजेंस के कारण कमाया है, वो उसकी खुद की पर्सनल इनकम के अंदर अलग से ऐड कर लिया जाएगा। अगर कोई विकलांग बच्चा है अंडर सेक्शन 64(1)(a), अगर कोई विकलांग बच्चा है, अगर कोई अंधा है, अपंग है, विकलांग है और मंदबुद्धि बच्चा है, ऐसे मंदबुद्धि बच्चे ने कोई इनकम अर्न की है तो ऐसी इनकम को माता और पिता की इनकम में ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आगे जो हमें काम करना है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी तक तो हमने सेक्शन 64 कंप्लीट किया है, 65 से 69D तक के सेक्शन कंप्लीट करके फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और मेरी ये गारंटी है कि अगर मैंने ये करवा दिया तो इससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं आने वाला है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक आगे से आगे बढ़ाते जाओ, आगे से आगे लोगों तक भेजते जाओ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, आप उन लोगों को शेयर करो जो सीखना चाहते हैं। और मेरा आपसे भी यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। तो ठीक है, बाय बाय।